Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are India Bangladesh tie, a model for bilateral cooperation. The contribution of Sheikh Hasina government to nurturing the special bonding need to be acknowledged. Second one is relief at last. The Supreme Court has exposed the tenuous nature of UAPA case against the journalist Kappan. Third one is nose dose. The nasal vaccine against COVID-19 should help in quicker coverage of population. ये तीन जो है ये आपका 12 सितंबर का है। ठीक है, हम लोग इस ये जो आज के एडिटोरियल में 12th 10th एंड 9th सितंबर का कवर किया है। 11th संडे था तो उसको हमने नहीं लिया है। इसके बाद हमारा 9th सितंबर का है, उसमें है द स्टार्क रीजन वाई बेंगलुरु इज सिंकिंग, एक ये है, और स्टेइंग द कोर्स, इन्फ्लेशन में हैव मॉडरेटेड ए बिट but remain a threat that one constant vigil। ठीक है, तो ये दो है हमारा। और तीसरा है जो आपका 9th सितंबर का है, द आउटलाइन ऑफ एन एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। तो इसमें से हम लोग तीन जो है रिटन मिलेगा आपका, ये है रिटन में मिलेगा, ये जो है इसको हम लोग रिटन में करेंगे और इसको जो रिटन में करेंगे, बाकी तीन को हम लोग न्यूज़पेपर से ही देखेंगे। ठीक है, पिछला 2 दिन हम लोग एडिटोरियल नहीं कर पाए, कुछ कारण थे, एक तो बीमार थे और कुछ पर्सनल लॉस के कारण नहीं कर पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला बांग्लादेश टाई से। ठीक है, बांग्लादेश टाई पे अगर आप बात करते हो, इंडिया बांग्लादेश टाई पे, तो इसमें हम लोग जो अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना का विज़िट हुआ था उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि और बहुत ही साफ शब्दों में हम लोग 3-4 पॉइंट पे ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कि 4 इशू क्या था बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश और इंडिया में इशू 4 जो इशू है मेजर, वो इस साइड जो है मेजर इशू है। ठीक है, मेजर इशू। और इस बार जो आउटकम आया, तो इधर हम लोग आउटकम को इधर देखें। ठीक है, इस साइड में आउटकम और इस साइड में इशू को देख लिया। उसके बाद जो 7 एग्रीमेंट जो डिज़ाइन हुआ है किस किस चीज़ पे हुआ वो देखें स्पेसिफिक, और उसके अलावा स्पेसिफिक आउटकम कुछ हुआ है क्या, वो इशू के अलावा और कुछ एग्रीमेंट, तो यहाँ देखें। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड रियलिटी लास्ट में देखें कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, और एक और पॉइंट है हमारा इंडिया बांग्लादेश का इकोनॉमिक रिलेशन अभी कैसा है और आगे आने वाले टाइम में क्या और कर सकता है, तो उस पर देखें। यही 4-5 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इशू किस किस पे है। तो आपको पता होगा रोहिंग्या इशू हमेशा से चल रहा है। म्यांमार से जो मुस्लिम जो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में भी आए थे और बांग्लादेश में सेटल हुए हैं, तो उस 2017 से ही चल रहा है वहाँ से। ठीक है, और म्यांमार आपको पता ही है, म्यांमार का हम लोग बहुत सारा आर्टिकल भी किए हैं, उस पर क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें 2 चीज़ था जो बांग्लादेश की तरफ से था कि एक तो ये मांग था कि भाई इंडिया भी एकोमोडेट करे, इंडिया बड़ा कंट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा आदमी रह सकता है, तो इंडिया को एकोमोडेट करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, दूसरा ये था कि उसको फैसिलिटेट करे, बांग्लादेश को भी फैसिलिटेट करे इंडिया, कि रोहिंग्या को सही सलामत हम लोग रिटर्न करवा दें म्यांमार में, उसको सेटल करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो इस मुद्दा पे जो आउटकम आया, तो पहला वाला पे तो कुछ मेंशन नहीं रहा। ठीक है ना, दूसरा वाला में बोला कि हाँ हम इस पे सपोर्ट करेंगे, उसको दोबारा वहाँ पे रीसेटल किया जाएगा म्यांमार में। ठीक है, दूसरा इशू में अगर आप बात करोगे तो रिवर वाटर का शेयरिंग पे था। एक तो तीस्ता जो मेजर है, और उसके अलावा 54 कॉमन रिवर पे जो है जॉइंट मैनेजमेंट का बात चल रहा था। तो तीस्ता वाटर भी, उसका भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा जो था सेकंड इशू, जो ये वाला पॉइंट है, इस पे आपका 2-3 पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। कुशियारा रिवर है, उसका वाटर शेयरिंग पे ये बात हो चुका है। उसके बाद डेटा शेयरिंग भी होगा। देखिए, डेटा शेयरिंग इसलिए किया जाता है, जो डाउन फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए अगर रिवर इस तरह से डाउन जा रहा है, कोई पर्सन, कोई कंट्री, अगर मान लो कोई अदर कंट्री यहाँ पे मान लो कि ये ए है कंट्री है, ये बी कंट्री है, तो इस फ्लो के बारे में अगर इस कंट्री को पता रहेगा, ए और बी में अगर अच्छा तालमेल रहेगा, तो जो इशू आता है वाटर क्राइसिस का, वो नहीं होगा। वाटर क्राइसिस का ये मतलब नहीं है कि वाटर अवेलेबल नहीं, वाटर जब ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड का सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगा। उस समय में अगर ए पहले से ही बी को बता दे कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है, तो बी में फ्लड से जो जान माल का नुकसान होगा वो कम किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा, एक तो प्लानिंग किया जा सकता है कि हम प्लानिंग कैसे, मतलब कहाँ से कैसे प्लानिंग किया जाए कि वाटर यूज़ कैसे, अगर कमी है तो कहाँ से पूर्ति किया जाए। तो ये होता है वाटर शेयरिंग का बेनिफिट। ये
इंडिया और बांग्लादेश का भी है, इंडिया और चाइना में भी है, चाइना अपर हैंड में है आपका, जब ब्रह्मपुत्रा का बात करें तो वहाँ पे, और आपका इंडिया और पाकिस्तान का भी है। तो ये ज़रूरी है कि शेयरिंग करने से एक तो फ़ायदा होता है, जो आपका एक दो फ़ायदा बताए हैं ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम लोग चलते हैं, डेटा शेयरिंग के बाद का जो बात है वो है आपका कि जो और बाकी जो रिवर है उस पर जो कॉमन एक जॉइंट मतलब मैनेजमेंट का बात चल रहा था, तो उस पर ये फार्मूलेशन स्टार्ट हो चुका है कि हाँ इसमें हम लोग वाटर शेयरिंग का जो बिगिन फार्मूलेशन फॉर दैट, ठीक है ना, ये फार्मूलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो इसका तीसरा था कि इंडिया सेंस का ये कंसर्न था कि बांग्लादेश और चाइना में जो नज़दीकी आ रहा है उससे प्रॉब्लम इंडिया को भी है, सेंसिटिविटी है, क्योंकि वो इंडिया का नेबर को घेर रहा है, इंडिया को घेरने के लिए इंडिया के नेबर से दोस्ती कर रहा है। तो इस पे जो है बात चल रही है। तो यहाँ पे बात ये, अगर बात हुआ भी है तो मीडिया में नहीं आया, ठीक है ना, ये नॉट नोन है अभी तक। चौथा है माइनॉरिटी इशू पे, कि माइनॉरिटी जैसे बांग्लादेश में भी एक अभी हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी में है तो वहाँ पे उन पे आपका स्ट्राइक वगैरह हुआ था, ठीक है। तो ये इनका कहना था कि इंडिया में भी नो डाउट वहाँ पे भी फिर उस पर एक्शन लिया गया, और तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि इंडिया में भी अगर ऐसा होता है माइनॉरिटी का, जैसे मुस्लिम का खास कर तो उस पर भी आप देखिए, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी का इशू जो है अभी का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया वो अपना कोई जगह इसमें नहीं दिखता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को साथ साथ कंपैरेटिव करते जा रहे हैं, जो इशू के साथ में क्या क्या जॉइंट स्टेटमेंट में आया उसको भी हम लोग अभी तक देख चुके हैं। इसके बाद एक और बात आता है कि अभी जो 7 एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट कॉपरेशन के बारे में हो रहा है, वो किस किस चीज़ में कॉपरेशन करेगा, तो वाटर शेयरिंग में हुआ, रेलवे में हुआ, साइंस टेक में हुआ, स्पेस में हुआ, मीडिया में हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग में हुआ। तो ये 7 एग्रीमेंट डिज़ाइन हुआ है कि ये दोनों देशों में कॉपरेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और ये डोमेन है, डाइवर्स डोमेन है, ये डाइवर्स डोमेन कौन कौन सा है, तो ये अभी हम लोग जो बात की। कोई स्पेसिफिक आउटकम हुआ है क्या, तो हाँ स्पेसिफिक आउटकम जैसे काउंटर टेररिज्म पे बात हुई है, ठीक है ना, सिक्योरिटी कॉपरेशन एक तरह से कह सकते हो, टू कंटिन्यू क्लोज सिक्योरिटी कॉपरेशन। कहाँ किस चीज़ पे, काउंटर टेररिज्म पे, बॉर्डर क्राइम में, ठीक है, बॉर्डर क्राइम में और बॉर्डर मैनेजमेंट में, इस पे एक सिक्योरिटी कॉपरेशन का बात हुआ। दूसरा इसमें क्या हुआ कि टू साइड रिकमेंडेड देमसेल्फ टू इन्हांस देयर डेवलपमेंट पार्टनरशिप विच इज़ ऑलरेडी क्वाइट एक्सटेंसिव, एंड उसी को जो इसका ये इंडिया और बांग्लादेश में जो कॉपरेशन है या पहले से पार्टनरशिप चल रहा है उसको फर्दर इन्हांस करेगा। ऐसे ही पहले से ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हम लोग का कॉपरेशन एक दूसरे में। तो ये सेकंड पॉइंट ये था मेरा। थर्ड था एक सप्लाई चेन्स, रेजिलियंस सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा है कि दोनों देशों में एक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है, ठीक है। एक और बात हो रहा है कि आप एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम लोग डेवलप करते हैं, लॉन्च करते हैं, जो कि कंक्लूड कर लें हम लोग जब बांग्लादेश जो है 2026 तक हम लोग इसको कंक्लूड कर लें, निगोशिएशन जो होगा, ये बड़ा चीज़ है। तो इसमें ये बात कर रहा है कि जो एक और चीज़ इसमें न्यूज़ पेपर में था कि 2000 अभी लिस्ट डेवलप कंट्री में आता है, बांग्लादेश लिस्ट डेवलप कंट्री में आता है। 2026 में इस स्टेटस से उठेगा, लिस्ट के बाद डेवलपिंग में आएगा, डेवलपिंग के बाद डेवलप आता है, लिस्ट डेवलपिंग एंड देन डेवलप्ड। तो लिस्ट डेवलपिंग से ये डेवलप से डेवलपिंग में आएगा, डेवलपिंग में ये जाएगा, ठीक है। तो ये 2026 में चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। एक और यहाँ पे बात हो रही है कि लीडरशिप फेवर एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी का बात कर रहा है। कनेक्टिविटी हम लोग थ्रू रोल रेडवेज और इनलैंड वाटरवेज में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये स्पेसिफिक आउटकम है जो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप इंडिया बांग्लादेश का इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो ये ध्यान रख, ये डेटा तो याद ही रखना होगा आपको। 18 बिलियन हम लोग पहुंच चुके हैं बायलैटरल ट्रेडिंग में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लॉजिस्टिक जो है फॉर पावर ट्रेड, जो पावर ट्रेड समझ में आता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बात कर रहे हैं बिटवीन बांग्लादेश और उसके नेबर जो है इंडिया, नेपाल, भूटान, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इंडिया विल असिस्ट बांग्लादेश बाय, हाँ, और इंडिया एक बांग्लादेश को ये भी हेल्प करेगा जो हमारे यहाँ स्टार्टअप कैसे डेवलप हो रहा है, इनोवेटिव स्टेप जो स्टार्टअप द्वारा ले जा रहा है, तो उस एक्सपीरियंस को बांग्लादेश को शेयर करेगा जिससे उसको भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं रेलेवेंस, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका ग्राउंड रियलिटी में देखो तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट, कोविड का इम्पैक्ट, अभी भी निगेटिव इम्पैक्ट अभी हम लोग को देख रहे हैं,
उससे हम लोग ओवरकम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। दूसरा, बांग्लादेश में देखोगे तो बांग्लादेश में बहुत अभी कंडीशन ख़राब है। एक तो बांग्लादेश में यूक्रेन वार का जो इकोनॉमिक पे असर पड़ा है, उसमें इकोनॉमिक में क्या क्या असर पड़ा है, तो फ्यूल प्राइस वहाँ का बढ़ा है, फॉरेक्स उसका रिजर्व जो है वो घट गया। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ ले गया। उसके बाद पहला पॉइंट तो ये लिए हम लोग। दूसरा पॉइंट, वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट जो राइज हो रहा है, फंडामेंटलिस्ट फोर्स जो है या एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल जो है वो अपने आप को ऊपर उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, अभी तक जो स्टेबल गवर्नमेंट था 2009 से, शेख हसीना का ही गवर्नमेंट है, तो उसमें इनस्टेबिलिटी लाने में कहीं कारगर साबित ना हो। तो ये सारा जो है इकोनॉमी और इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो क्राइसिस आने का जो मेजर कारण है पाकिस्तान में, और कहीं वो ही कारण यहाँ पे बांग्लादेश में भी ना हो जाए। तो यही बात हो रही है कि ये सारा जो बांग्लादेश का जो हम लोग देखें 2 पॉइंट, ये शेख हसीना गवर्नमेंट पे एक चैलेंज की तरह चैलेंज दे रहा है। और हो सकता है 2023 का जो अभी आने वाला इलेक्शन है, अगर 2023 में अगर नहीं रहती है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो शेख हसीना जो काम 2009 से की है, कोऑपरेटिव रही है इंडिया के साथ, तो वो चीज़ फ़ायदा अगर जो अदर आएगा, जो फंडामेंटलिस्ट फोर्स वाला आ गया, रेडिकलाइजेशन वहाँ हो ही रहा है, अगर वो ग्रुप आ जाएगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है इस आर्टिकल का सार। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे वे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना ही जानना है कि इशू मेजर क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो लिखना है वही बात तो बहुत सी जो है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में यूज़फुल है यही चीज़ है जो लिखा हुआ है। आप उस पर ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। यूपीए में भी हाल फिलहाल में जर्नलिस्ट जो कपन थे उनके बारे में, उसी पे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है और इनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली, ये 12 तारीख का ही हम लोग आर्टिकल ले लेते हैं, यहीं से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2-4 चीज़ बात किया गया है। ठीक है, 2-4 चीज़ क्या क्या बात किया गई वहाँ देख लेते हैं। एक तो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो है एक बेल देने का, जिसके तहत नहीं बेल दिया जाता है, वो आर्टिकल है एक तरह से, वो ध्यान देना होगा। यहाँ पे है सेक्शन 43(5) ऑफ यूपीए टू डिनाई बेल। इसके अगेंस्ट में जाके जो गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बेल ग्रांट दिया है। ठीक है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसे, मतलब ओरली है लेकिन मेजर क्वेश्चन रेज हुआ है कि हाउ रेजिंग वन वॉइस इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द विक्टिम वुड अमाउंट टू ए क्राइम एंड ए वॉन्डरिंग वाई ए पर्सन प्लानिंग टू फॉर्मेंट कॉम्युनल वायलेंस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताना था कि जैसे जब चार्ज इस पे फ्रेम हुआ, ये हाथरस कांड हुआ था। हाथरस कांड एक गर्ल्स का जो जला दिया गया था रात में, आपको पता होगा, उसमें पता था कि रेप केस का ऐसा कुछ, और उसको रात जला दिया गया। तो उसी को कवर करने बनना जा रहा था, और उस पर जो चार्ज लगाया गया, चार्ज यूपीए के तहत लगाया गया। और चार्ज में क्या क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे एंटी टेररिज्म का लगाया गया, और रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट इस पे लगाया गया। ये देखते जाइएगा क्या क्या पे लगाया गया। उसके बाद आपका ये एंटी टेररिज्म का हो गया। उसके बाद रेजिंग फंड फॉर ए टेररिज्म एंड कंस्पिरेसी टू कमिट इट। ठीक है, और एक और है कि ही वाज डिस्क्राइब एज ए मेंबर ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एक और भी चीज़ लगाया गया कि इनके पास एक इंग्लिश में पम्पलेट था, जो आपको याद होगा कि ब्लैक लाइफ मैटर, ये अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में, एक कार ड्राइवर को पुलिस मार देता है, ऐसा कुछ न्यूज़ था बहुत पहले। वो वाला पम्पलेट इनके यहाँ पाया गया, इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो यही चीज़ को उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, हमारे चीफ जस्टिस जो भी बने हैं, यू ललित, तो ये रेज किए कि वहाँ का दूसरे यहाँ का पम्पलेट इंडिया में यूज करके और इंडिया के कम्युनल हार्मोनी को कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। ऐसा ये 2-4 ओरली क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद उनका जजमेंट आया कि इसको बरी कर दिया गया लास्टली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जितना अभी हम लोग बात की, इसमें ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, और आएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कैसे। एक दो पॉइंट यहाँ और भी है कि हाँ, देयर इज़ नो रीज़न फॉर कीपिंग देम इन कस्टडी एनी मोर। ये लास्ट में यही जजमेंट है, तो यही ध्यान रखिएगा। और जो इसका अभी इस पर आएगा, अभी और भी जो आर्टिकल मेन में आएगा आर्टिकल में, तो हम लोग वहाँ और बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब आगे वाले में कुछ और बिल्डअप होगा तो समझ जल्दी आ जाएगा। अभी यही समझ के रखिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा है अभी जो नेज़ल वैक्सीन आया है कोविड-19 का। तो ये देखिए, एक तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, साइंस टेक में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
और ये मे भी आने वाले टाइम में मेंस में भी आ सकता है, लेकिन अभी मेंस का तो क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कोविड-19 को हम लोग को कम करने में, है ना, कंट्रोल करने में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इट इज़ ओनली ए नेसल वैक्सीन दैट कैरीज विद इन इट द प्रॉमिस ऑफ प्रिवेंटिंग फर्दर ट्रांसमिशन बाय काउंटरिंग इट एट द साइट ऑफ वेरी एंट्री इन द बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ नोजल के टाइम वहीं पे जहाँ एंट्री होता है वायरस का, वहीं पे उसको रोक देता है, ठीक है। इसके बाद ये अभी 18+ एज के लिए अभी अलाउ किया गया है। इफ़ इफेक्टिव इट प्रोबेबली मोस्ट एडवांस टूल टू हैंडल कोविड-19 एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ये है। एक और पॉइंट इधर है, 2-3 पॉइंट है। एक तो ध्यान रखिएगा ये भारत बायोटेक जो है वो बनाया है, कभी काल इसका नाम भी पूछ सकता है कौन बनाया है। इसके बाद ऐसा नहीं कि ये पहला है वर्ल्ड में, ये तीन और ऐसा बन चुका है वर्ल्ड में जो अभी, लेकिन उसका अभी डेटा हम लोग के पास नहीं है कि कैसा काम किया है। तो अभी तो जस्ट अलाउ किया है, इसका डेटा और आएगा और इस पर और भी बात होगा कि क्या काम करता है। यहाँ एक और है जो टेक्निकल है, उस चीज़ को जानते हैं। वाइल इन थ्योरी द नेसल वैक्सीन इंश्योर दैट वायरस इज स्टॉप फ्रॉम बाइंडिंग विद द होस्ट सेल एट द वेरी पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो जो आएगा वायरस जब नोज के थ्रू अंदर जाता है तो वहीं पर हमारे जो बॉडी के सेल से बाइंड नहीं करने देगा, तो वहीं पे आपको डिफॉर्म कर देता है कोविड-19 का जो वायरस है उसको। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अभी इसमें कुछ है नहीं, और भी टेक्निकल आएगा तो हम लोग टेक्निकल में बात करेंगे। हो सकता है एक आप लोग का साइंस टेक का अलग से मतलब या तो दो संडे का एक बार, या तो पूरे 4 संडे का एक बार में आपको कोई दूसरे टीचर हैं उनको बोलेंगे आपको मतलब एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग बढ़ाइए धीरे धीरे, अगर ये बढ़ता है तभी किसी दूसरे को हम बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अभी 100 भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और जो इंश्योर करवा रहा है, जो राइटर बोल रहे हैं कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिए, ठीक है ना। दोनों में कैसे ये यूज़ हो रहा है उसको, और जो डेटा आता है, जो डेटा कलेक्शन होगा उसको भी आप उसमें भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए बात, मतलब सजेशन के तौर पे यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसके बाद जो एक और बात यहाँ हो रही है कि जनरल पब्लिक जो कि ना तो दो डोज था वो लिया हो या बूस्टर डोज नहीं लिया हो, तो ये ईजिली कवर किया जा सकता है इसको यूज़ करके, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है इसमें जो सजेशन के तौर पे है। बाकी वो टेक्निकल टर्म था, यहाँ टेक्निकल है, ये 2 ही पॉइंट याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के जो आर्टिकल थे 12 तारीख आज के, उसमें ये 3 आर्टिकल हम लोग लिए हैं। एक आर्टिकल अभी ये चिली में जो अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उस पर है, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं किए, ठीक है। तो अगला हमारा जो है 10 तारीख का हम लोग लेते हैं। देखिए 10 तारीख वाले में हम लोग जो बात करेंगे, ये बेंगलुरु में अभी आप देखे होंगे कि फ्लडिंग आया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फ्लडिंग जो है अर्बन फ्लडिंग है, ठीक है ना। तो उतना बात करने से ये कहानी है इसी आप देखोगे 11 तारीख का जो है 10 तारीख का है, तो इसमें 2 आर्टिकल ऐसे आया है। एक तो आपको ये जो है बेंगलुरु पे ये वाला आर्टिकल है, आपको दिख रहा है द स्टार रीजन वाई बेंगलुरु इज श्रिंकिंग। इसके अलावा एक पूरा पेज है इस पे, ठीक ना, व्हेन द IT कैपिटल वेंट अंडर, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल है पूरा। तो ये 2 आर्टिकल को आपको एग्ज़ाम में क्या यूज़ आएगा, एग्ज़ाम में क्या UPSC पूछेगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है इसमें कोई लेक वगैरह का नाम पूछ सकता है, तो वो अलग बात है, लेकिन जो मेंस वगैरह में होगा उसमें आपको डायरेक्टली अर्बन फ्लडिंग पे आएगा। 2015 में आपका 2015 में चेन्नई में आया था, चेन्नई में, और 2016 का UPSC में मेंस में, उस बार मैं मेंस दे रहा था, उसमें तीन क्वेश्चन आया था, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी था इसका अर्बन के लिए। उसके बाद आपका GS2 में भी था, आई थिंक GS1 में ज्योग्राफी में आया, और GS3 में डिजास्टर वाले में आया। तो ये 3 बार क्वेश्चन, और तीनों का जो था अर्बन फ्लडिंग से ही रिलेटेड था। हाँ, नो डाउट मोर ओवर थोड़ा मोरा सेम होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में थोड़ा सा एलोबरेट करके हम लोग टोपोग्राफी ऐसे करके, मेट्रोलॉजी इस तरह से टेक्निकल टर्म यूज करके आंसर उसमें दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल आपका अर्बन फ्लडिंग पे ही था। तो ये भी अर्बन फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग पे ही हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। कुछ डेटा है, और भी डेटा मिलेगा तो आप अपना डेटा कॉपी में डाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ एक रिपोर्ट है 2022 का, सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट है कि जो डेथ हुआ करता था 1953 में 37% का, आज 2020 का अगर बात करो तो 1815 आदमी का डेथ होता है। तो एक डेटा है, ठीक है। इसके अलावा और भी डेटा है जो हम इसमें नहीं डाल पाए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस कितना होता है, GDP का, फ्लड से GDP का लॉस हमारा कितना है, तो वो भी आप डाल लीजिएगा अगर आपको मिलता है तो, ठीक है।
तो अर्बन फ्लडिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो अर्बन फ्लडिंग में बेसिकली क्या होगा कि जो वहाँ का फ्लो है, वाटर फ्लो जो है, उसको आप सही तरीक़ा से नहीं होने देते हो। बारिश तो होता ही है, जैसे बारिश अगर होता है ऊपर, तो जो हमारा सरफेस एरिया है यहाँ से पानी जो है पर्कुलेट करके अंदर भी जाता है, ठीक है, अंदर जाता है और ग्राउंड टेबल में हमारा चला जाता है, और ये जाकर फिर पॉन्ड वगैरह बना रहेगा वहाँ चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि अर्बन में क्या एरिया में क्या होगा, एक तो हम लोग इसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं, इसके ऊपर कंक्रीट डाल दिए तो ये जो पर्कुलेशन है वो रुक जाता है। पर्कुलेशन रुक जाएगा तो ऊपर ही पानी जमने लगेगा, ठीक है, एक पहला पॉइंट। दूसरा, जो ये पानी यहाँ जाकर यहाँ भरता, तो इसको भी भरकर हम लोग क्या बना दिए, यहाँ पे भी घर बना दिए। तो ये पानी जो कैरी करता बाद में और ज़्यादा हो जाता तो यहाँ जाता, इसके बाद फिर फर्दर नीचे जाता, तो ये आपका क्या हुआ, आप बंद कर दिए। तो ये 2-4 रीजन दिखता है। इसके अलावा आपका एक और जो प्रॉब्लम आता है, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो एक तरह से आप बात करोगे कि जो नेचुरल लैंडस्केप था, जो नेचुरली जो लैंड प्रेजेंट था, उसको आप क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और उस चेंज के कारण अर्बन में फ्लडिंग आने लगता है, ठीक है। अभी हम लोग और बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग को, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो अर्बन फ्लडिंग पे कुछ भी आए तो लिखने के लिए। तो अर्बन फ्लडिंग का आप एक डेफिनेशन याद रखिए, कोई भी डेफिनेशन खोज के आप अपना रख सकते हो, या तो ये भी रख सकते हो, ठीक है ना। एक सिंपल में बोले हुए क्या, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लड वाटर दैट रिजल्ट व्हेन द इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉम वाटर एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। सिंपल यही है, इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉम वाटर एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम टू इन्फिल्ट्रेट वाटर इन द सॉइल, ठीक है, और टू कैरी इट अवे, यही हुआ। और ये क्यों होता है, तो नेचुरल लैंडस्केप को आप अर्बन में डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र करते हो, ड्रेनेज पैटर्न को डिस्टर्ब करते हो इसके कारण, ठीक है। नेचुरल लैंडस्केप वेयर ग्रेजुअली एक्युमुलेटेड थ्रू द सैलो होल एंड चैनल इनटू द लोकल स्ट्रीम। वही आपका जो बड़ा बड़ा मतलब कैनाल मतलब रिवर हुआ करता था, उसको छोटा करके अपना एक पाइप लगा दिए, उसके थ्रू पानी ले जा रहे हो, या छोटा चैनल बना दे रहे हो। तो सिंपल यही है। अब इसमें जो है अर्बन फ्लडिंग जो है 2 तरीक़ा से होता है। एक तो अगर आप बात करोगे तो वेदर रिलेटेड हज़ार्ड हो सकता है कि पानी ही बहुत तेज़ हो रहा है ना, फ्लैश फ्लड हो गया तो उससे हो सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम एक मेजर, ड्रेनेज सिस्टम, फिर रोड डिज़ाइन, ठीक है ना, फिर टाउन प्लानिंग, ये सारा आएगा। तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि फैक्टर अगर देखोगे कि कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम लोग 2-4 फैक्टर में, हम 3 फैक्टर में मेजर हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर में अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होता है कि आपका जो इंडिया का जो इधर वाले सी है, इधर वाले बे ऑफ बंगाल सी है और इधर अरबियन सी है, इस दोनों में ज़्यादा हीटिंग होने लगेगा। जब हीटिंग होने लगेगा तो आपको पता ही है, मानसून अगर बढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, हीटिंग होगा, प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वो पूरा मानसून जो हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं आप लोग, उसमें से पता ही होगा। तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट होता है, वो फिर फर्दर राइज होगा, वाटर वेपर यहाँ से, वाटर वेपर यहाँ से, यहाँ से वाटर वेपर, यहाँ से वाटर वेपर, और आपका जो यहाँ से मानसून आता है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग कर देगा, मानसून को फर्दर स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा और पानी ज़्यादा आएगा, और उसके कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये इशू हुआ, मेट्रोलॉजिकल हो सकता है। दूसरा हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर में मतलब आप रिवर जो आ रहा था, रिवर पहले से जो रिवर बना हुआ है, चाहे पहले से ये रिवर मान लो जा रहा है, और आप इसका कैचमेंट एरिया ये भी है, कैचमेंट एरिया ये भी है, और ये अभी सूख गया है हाल फिलहाल में मान लो, और ये आ रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो रिवर का जो बेड का मूवमेंट हो सकता है इधर कुछ इधर, और आप इस मूवमेंट में मान लो बहुत दिन से ये वाला चैनल कट ऑफ हो गया, और यहाँ पे अभी आप गए कि बहुत दिन से नहीं आ रहा है पानी, फ्लो तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे आप घर बसा लिए, तो ये रिवर कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है, ठीक है। तो एक बार इधर से आ जाएगी, फिर इधर से आएगी, तो आपको बहुत डिवास्टेटिंग, कोसी रिवर जो है आपका, ये इसके लिए जाना जाता है कि बार बार वो अपना वो बदलती है। और कोसी जो एक डिवास्टेटिंग फ्लड जो आया था एक बार, यही कारण था कि वो चेंज कर लिया था अपना कोर्स। तो एक तो ये हाइड्रोलॉजिकल ही बात हो रही है। दूसरा हाइड्रोलॉजिकल ये हो सकता है कि कोई रिवर है या कोई कैनाल है, उसको आप हटा दिए, या तो आप उसको छोटा कर दिए। तीसरा ये हो सकता है कोई रिवर पॉन्ड बना हुआ है, आप उसको गए और उसको धीरे धीरे आप अपना उसको डेवलप कर दिए, अर्बन डेवलपमेंट में डाल दिए, वहाँ घर वगैरह बना दिए, ठीक है। तो ये सारा हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर वाला में काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है ना, ह्यूमन फैक्टर, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर में एक ध्यान रखिएगा कि अगर फ्लड कब आएगा, आप एक चीज़ समझ के रखिए कि फ्लड जो आएगा, फ्लड जब होगा तो एक तरह से जो पानी आया, रेन जो है, वो जो होगा वो ज़्यादा होगा उसका ड्रेनेज से। ड्रेनेज या तो ड्रेनेज मतलब या तो फ्लो बाहर की तरफ या मिट्टी के अंदर की तरफ, ये दोनों ही फ्लो में ड्रेनेज को मान के चलो।
तो अगर ये ड्रेनेज कम हो रहा है और रेन ज़्यादा हो रहा है ऊपर से, तब ये फ्लड वाला सिचुएशन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपका आप अगर डिवाइड करोगे कि रीजन में, तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर एक देना, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर देना, और अगला आपका ह्यूमन फैक्टर होगा। ह्यूमन फैक्टर में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारा है। तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा थोड़ा नाम लिख कर आगे बढ़ना। अर्बनाइजेशन के कारण आप क्या करते हो, जो पर्कुलेशन जो धरती का सॉइल का है उसको आप कम कर देते हो, यही है, उसी पे आगे बढ़ा के लिखना है। इंक्रोचमेंट, जहाँ एरिया जहाँ रिवर हुआ करता था, जहाँ लेक हुआ करता था, उसका इंक्रोचमेंट हो गया। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आप डेवलपमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट के कारण आपको जो इंक्रोचमेंट चाहिए, एरिया जो है ज़्यादा डेवलप एरिया होगा, वहाँ एक रीज़न है। इलीगल माइनिंग भी एक रीज़न आ जाता है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, अनप्लान टूरिज्म भी है एक। कल्चर एंड रिलीजियस फेस्टिवल आप देखे होंगे, इसमें ये भी एक रीज़न हो सकता है। रिलीज़ ऑफ वाटर फ्रॉम डैम, अचानक से रिलीज़ कर देते हैं तो उससे भी फ्लड आने का संभावना हो जाता है। और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट अधिकांशतर स्टेट इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। तो उसके कारण भी आपका फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग आ रहा है। ऐसा नहीं कि बेंगलोर में ही है, आप देखो तो मुंबई में भी देखने को मिला, केरला में भी मिला, चेन्नई में भी मिला, पटना में भी मिला। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि कारण क्या है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या कहाँ पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस ऑफ कोर्स होता है। एक तो जितना दिन आपका वाटर लॉग रहा उतना दिन आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो रुकता है, उससे लॉस। उसके अलावा जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी काम नहीं करेगा। कोई अगर रोड वगैरह टूट गया तो उसके लिए भी आपको फिर से बनाना होगा, तो उसमें पैसा। तो ये आपका इकोनॉमिक लॉस के ही अंदर ये सारा आ जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन, पानी आने के बाद, उसके बाद जब जो है हेल्थ और हाइजीन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, डेंगू मलेरिया वाला जो इशू हो जाएगा इसके बाद, पानी रिसीट होता है तो। उसके बाद लॉस ऑफ लाइफ, ये तो है ही है। और इमोशनल इशू भी उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप आंसर लिखते हो तो इमोशनल इशू को नहीं निगलेक्ट करना है। उसके बाद क्या रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायरमेंट में आप ऑफ कोर्स आपका जो मैनेजमेंट करना होगा, जितना भी वेटलैंड और वाटर बॉडीज़ है उसका बेटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर नहीं करोगे मैनेजमेंट, उसका डेटा नहीं रखिएगा, तो ये क्या करेगा, सब सारा इंक्रोच्ड कर लेगा। यही चीज़ देखने को मिला है बेंगलुरु में, है ना, क्योंकि IT कंपनी थी, बूम पे वहाँ पे थी। वो जो एरिया है डेवलप एरिया, मतलब उसका मांग बहुत था वहाँ पे। तो जितना भी लेक वगैरह थे सारे को क्या कर दिया गया कि उसको कवर करके, इंक्रोच करके उसमें डेवलपमेंट कर दिया गया। तो ये एक यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बहुत सारा ऐसा भी देखने को मिलेगा, बहुत सारा एयरपोर्ट जो है वो आपका वाटर बॉडीज़ पे बनाया हुआ। केरला में ऐसा एक कंडीशन था जब आर्टिकल उसमें हम लोग पढ़े थे एक बार। उसके बाद फ्लड प्लेन जो है, आप फ्लड पैटर्न को एनालाइज कर सकते हो। रिक्वायर्ड है ना हम लोग को क्या करना चाहिए। तो एक तो इसका बेटर मैनेजमेंट करिए, वेटलैंड का और वाटर बॉडीज़ का। उसके बाद फ्लड पैटर्न को एनालाइज करिए, और उसके बाद एक रोड मैप बनाइए कि कैसे हम लोग फ्लड को प्लानिंग किया जाए, फ्लड से कैसे निजात पाया जाए और कम से कम हम लोग को हानि हो। ठीक है ना, तो उस पर काम किया जा सकता है। उसके बाद एक अर्बन प्लानिंग को कंट्रोल एंड रेगुलेटेड वे में आप उसको करवाइए। कैसे अर्बन लैंड को चेंज किया जा रहा है, तो वो कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं इरेगुलर होना चाहिए। ड्रेनेज, इसमें एक चीज़ और छूट गया, माइनिंग वाला भी, कंट्रोल माइनिंग का भी हम लोग बात कर सकते हैं। ड्रेनेज और कैनाल को है वो रेगुलर क्लीन अप होना चाहिए, रेगुलरली उस पर ध्यान देना चाहिए। डिसिलिटेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि देखते हुए कि बारिश से पहले जो जागरूक म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो बारिश से पहले ही करवा लेते हैं। और होना भी चाहिए कि बारिश से पहले जितने भी नाला हैं, कैनाल हैं, उसको डिसिल्टेशन करवा लीजिए, जिससे ईजी फ्लो हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे एकुमुलेशन नहीं होगा वाटर का, तो फ्लड नहीं होगा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वाल, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वाल, जहाँ पे रिवर बेसिन है या कोस्टल एरिया है वहाँ पे हम लोग फ्लड वाल बना सकते हैं। एलिवेटेड, जैसे ये अगर रिवर जा रहा है तो इसके साइड में हम लोग एक एलिवेटेड रोड बना सकते हैं या बांध बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। बोरी में रख कर बालू रख दिया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ पे इस एरिया को एलिवेटेड कर दिया जाता है। इस एरिया को एलिवेटेड होगा तो ये अपने रिवर बेड से बाहर नहीं फ्लो करेगा, इससे इधर फ्लो नहीं करेगा, तो पानी हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस बढ़ाइए, उसका मिटिगेशन। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, एफोरेस्टेशन भी ज़रूरी है। और उसके बाद प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन मेजर को भी लेना चाहिए। तो ये फ्लड पे जो एक आंसर आएगा जो यूपीएससी के लिए, बाकी तो बात है, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये कैसे होता है, इसका क्या फैक्टर है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा 10 तारीख वाले का है। ठीक है,
आगे आगे चलते हैं हम लोग। इसी में हमारा ये बात हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी हाल फिलहाल में बेसिकली ये इन्फ्लेशन पे बात चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको दो चार चीज़ देखना होगा कि इन्फ्लेशन अभी जो है आपका, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आप नाम सुनोगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है 2 से लेके 6% तक हो सकता है। 2 to 6% है इन्फ्लेशन, हम लोग अलाउड इन्फ्लेशन है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग इतना जो है, इतना ऐसे 4 होता है ±2% होता है, ठीक है ना, इतना अलाउड है। लेकिन अभी हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है 8 टाइम हाई 7.8% है, और दो रिटेल जो है 6.71% है, ठीक है ना। 6.71% है, जो कि 6% जो ऑफिशियल है रिटेल का उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 6 ना हो के ये 6.7% है, तो ये ज़्यादा 71% है, ये ज़्यादा है, ठीक है। एक बात पहले ये ध्यान रखिए। अब इसमें मतलब क्यों है, इसको भी हम लोग थोड़ा पहले भी देखें 1-2 आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल में। एक चीज़ और इसमें बात हो रहा है कि CPI जो है, CPI इन्फ्लेशन जो है हमारा 6.71% है, लेकिन WPI का अगर बात करोगे, देखिए अभी तक हम ये समझ के चलते हैं कि आपको CPI और WPI आपका फुल फॉर्म पता होगा और इसके बारे में पता होगा। हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल है उसी को डिटेल में यहाँ बात करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखिए WPI और CPI पे हम लोग अलग से वीडियो इकोनॉमिक वाले सेक्शन में बना कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग इतना ही बात करेंगे कि WPI जो है सिर्फ नाम से चलाइए। तो 6.71% है, लेकिन ये जो है 2 डिजिट में है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये जो गैप दिखा रहा है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो, ये गैप जो है ये, अब बताइए जो 2 डिजिट में होगा तो कोई कंपनी होगा, चाहे FMC कंपनी होगा, वो तो इससे जाकर माल नहीं खरीदेगा, माल तो इसी से खरीदेगा ना। तो ये जो कंपनी होगा, कंपनी को तो घाटा हो रहा होगा, डबल डिजिट है। अगर डबल डिजिट में अगर WPI है तो जो कंपनी, जैसे मान लो कि ब्रेड बनाने वाली है, चाहे FMC कंपनी है, तो वो अपना प्राइस को बढ़ाएगा ना। डबल डिजिट है तो प्राइस को बढ़ाएगा, और ये अगर प्राइस बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, इससे आपका कंज्यूमर वाले का भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही इसमें बात कर रहा है कि अगर ऐसा अगर होगा तो जो अभी डिमांड हाल फिलहाल में बढ़ने लगा। देखिए हम एक ही पे नहीं बात करें, इसका 2 आर्टिकल देखें, एक मिंट का देखे थे और 1-2 और न्यूज़पेपर का देखें, उसको मिलाकर हम अभी सिचुएशन बता रहे हैं। तो प्राइस राइस अगर होता है, ये कहाँ कौन कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि वो उसका खरीदारी WPI पे होता है, ठीक है ना। होलसेल प्राइस में ही तो खरीदेगा ना वो अपना सामान। वो सामान होलसेल प्राइस में अगर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो अपना जो प्रोडक्शन होगा उसका प्राइस बढ़ाएगा, और ये चीज़ इसी में बात किया गया। देखिए बहुत सारा जो है, अच्छा ये इस आर्टिकल में नहीं है कि इसमें कौन कौन बढ़ाया है, इसमें नहीं बात किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें बात करेंगे क्योंकि उससे जुड़ेगा, इससे उसी से ये जुड़ जाएगा। तो प्राइस राइज होगा तो आपका जो रिकवरी होने वाला था, जो डिमांड जो बढ़ने वाला था, इस पे थोड़ा लगाम लग जाएगा। डिमांड जितना बढ़ना चाहिए था, अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद, अब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। और इसमें ये बात चल रहा है कि ये जो गैप है होलसेल प्राइस में और WPI एंड CPI में जो गैप है, बड़ा गैप है ना, एक डबल डिजिट में और एक सिंगल डिजिट में। तो अगर ये गैप अगर कम होता है, ठीक है ना, गैप कम हो सकता है ना, ये गैप जो है, ये गैप कम हो सकता है। कम होने का कारण तो पहला 1-2 कारण है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ग्लोबल कमोडिटी का जो प्राइस है, ग्लोबल कमोडिटी का जो प्राइस है वो नीचे जा सकता है। ये कारण क्या, नीचे जाने कैसे जाएगा, तो आपको पता होगा US का जो फेडरल बैंक का जो टाइट मनी पॉलिसी है, ठीक है ना, टाइट मनी पॉलिसी के कारण ये पता चल रहा है आने वाले टाइम में उसको लगता है रिसेशन हो सकता है। तो रिसेशन के कारण हो सकता है कि ये कमोडिटी का प्राइस जो है घट सकता है। ये चैनल आप समझे, जो US जो है, US का जो फेडरल बैंक है, वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अपनाया है, उसके कारण रिसेशन आने का खतरा है, और रिसेशन अगर आएगा तो कमोडिटी का प्राइस घट सकता है। जब कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो आपका जो होलसेल प्राइस है वो भी घटेगा, और होलसेल प्राइस जब घटेगा तो जो प्रोड्यूसर जो अभी जो है अपना प्राइस को बढ़ाया था वो आने वाले टाइम में जब ये घटेगा, ये जो गैप कम होगा, तो ये भी अपना प्राइस को कम करेगा, ठीक है। तब जाकर हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो, हम उसका जो इन्फ्लेशन अभी झेल रहे हैं उसमें कमी आएगा। तो एक तरह से इसमें ये कहना है कि रिटेल प्राइस जो है ज़्यादा टाइम लेगा अपने कम बैक करने में। बात समझ में आया क्यों ज़्यादा टाइम लेगा, इतना सारा जो बताया है उससे समझ में आया कि WPI जो है, जो रिटेल प्राइस कुड टेक लॉन्गर टू फॉल बैक,
हो सकता है, इसमें भी बात हुई है 2023 मार्च तक या फरवरी मार्च तक ये जा सकता है ये कंडीशन। ये बात समझ में आया आप लोग को? तो ये एक फ्लो है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इस आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल के अलावा भी 2-3 आर्टिकल पढ़े थे, उसमें जो मेन सार था यही बात था, इसको आप रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि एक तो ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारा बात इसमें है तो उसको हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। पहला तो ये बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरा बात ये हो चुका है। दूसरा है प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज मोर डिलिटेरियस फॉर हाउस होल्ड एबिलिटी। एंड ऑफकोर्स यही है कि डिमांड कम होगा, अगर ज़्यादा दिन तक CPI बढ़ा रहेगा तो ऑफकोर्स डिमांड कम होगा। ये बात तो हम लोग अभी कर ही लिए हैं, ठीक है ना। और एंड अगर डिमांड कम होगा तो नो डाउट ये फर्दर जो है इंडस्ट्री पे भी असर डालेगा। इंडस्ट्री पे डालेगा ना, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहेगा, क्योंकि डिमांड अगर नहीं होगा तो कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, है ना। तो डिमांड कम होगा, क्यों कम होगा अभी हम लोग देखे थे। प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड उतना नहीं करेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं आदमी के पास। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री में कम आएगा, ये डर है इसका। इसके अलावा एक तो पहला बात ये, मतलब ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन का एक आयाम ये होगा। दूसरा आयाम जो मानसून पे बात चल रही है, ठीक है ना। मानसून में आपको देखो कि अनइवन मानसून है। एक साइड में इतना पानी हुआ है कि बाढ़ आ गया है, और एक साइड में पानी नहीं हुआ तो वहाँ सुखाड़ आ गया है। तो ये जो पैडी और पल्स का जो हमारा जो एग्रीकल्चर में अभी जो बुआई हुआ था, तो उस पर इम्पैक्ट करेगा कि उसका प्रोडक्शन होगा कि नहीं। धान का जो खेती हुआ है, धान का जो उपज है कितना होगा उस पर, और दाल पे, इस पे असर होगा। जब ये अगर कम होगा तो नो डाउट आपका जो प्राइस जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फर्दर बढ़ेगा। आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 45% जो है फूड आइटम इसमें इंक्लूड रहता है। परसेंटेज आप देखोगे, अगर इसको डिटेल में नहीं कर सकते, अभी टाइम कम है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन देखिए, CPI फॉर अगस्त ड्यू टू नेक्स्ट वीक सम रेकन could take inflation closer to 7%. Again, partially because food price rise that account for 45% of CPI has deepened to 5-month low in July. May have research. तो यही बात कर रहे हैं कि अभी तो चलो ये ऐसा है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर राइस या पैडी का जो बात कर रहे हैं, पैडी का फसल नहीं हुआ और दाल का फसल नहीं हुआ, पल्स का फसल नहीं हुआ, तो ये फर्दर CPI हमारा कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो फर्दर राइज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा इसमें। इसके अलावा तीसरा, इसी में अगर हम थर्ड पॉइंट बात करोगे तो जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं मैडम जो बोली हैं कि सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट हाइक करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को मल्टी प्रोंग अप्रोच अपनाना होगा अगर हमको इन्फ्लेशन को कंटेन करना है ना। इसमें जैसे बात की है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की है राइस पे, अभी हाल फिलहाल में, तो वो एक मेजर हुआ। लॉजिस्टिक जो है, बेटर लॉजिस्टिक को सही करना होगा। फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव को सही करना होगा। उसके बाद स्टेट इन्फ्लेशन जो अलग अलग आ रहा है हर एक स्टेट से, तो उसमें भी आपको कमी करना पड़ेगा। सारे स्टेट को एक साथ आके उस पर इन्फ्लेशन पे काम करना होगा। इसमें एक एग्जांपल ये बात की है कि पेट्रोलियम प्राइस में जो कटिंग नहीं किया स्टेट, वो भी एक तरह से इस पर असर डाल रहा है, तो उस पर भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और एक और बात लास्ट में है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलके इस प्राइस राइस है इसको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट हम लोग इसमें बात की। बात तो बहुत बड़ी है, इकोनॉमी में नो डाउट थोड़ा समझने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आप एक चीज़ समझ में आ गए, 3-4 पॉइंट हम अभी काउंट करते हैं, उसी पे आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। पहला कि WPI और CPI में गैप है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। और ये गैप जो है, ये जो इस गैप के कारण जो प्राइस में है, ये जो गैप है मे भी आने वाले टाइम में कम हो सकता है ना। खैर उसको मत नहीं याद रखो, एक गैप है पहला बात। दूसरा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कम करने में टाइम लगेगा, तुरंत कम नहीं होता है, तो ये टाइम टेकिंग है। तुरंत हम ऐसे आज कुछ चेंज किए और तुरंत मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, तो ये कम होने में टाइम लगता है। हम पूरा पहले बता चुके हैं, नहीं समझ में आया तो जाके पीछे देखिए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अगर ये कंज्यूमर प्राइस ज़्यादा दिन तक, मतलब ये कम में रहेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, तो डिमांड पे असर डालेगा। ये थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। और डिमांड पे असर डालेगा, ये थर्ड पॉइंट हो गया, डिमांड पे असर डालेगा। अगर डिमांड पे असर डाला तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इंडस्ट्री में, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट हमारा मानसून वाला है कि मानसून ख़राब हुआ है तो उसके कारण हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और उसके बाद छठा पॉइंट है जो इन्फ्लेशन, छठा पॉइंट जो अभी गवर्नमेंट बात कर रही है कि सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को कम करके या घटाकर काम नहीं चलेगा, मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जिसमें कि सेंटर और स्टेट साथ मिलके काम करें इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग में। तो ये 6-7 पॉइंट है जो ध्यान में रखिएगा माइंड में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है
आउटलाइन ऑफ एसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, ये हमारा लगता है 9 तारीख का है। 9 तारीख में हम लोग एक ही लिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जो मेजर इंपॉर्टेंट है वही हम लोग लिए हैं। आप देख लीजिए इसमें कि कोई लेने लायक है तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। एडिटोरियल का ही बात हो रही है। तो देखिए ये तो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा पे है। डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस ये भी वही पॉलिटिकल एजेंडा पे है। ADIM की ट्रबल ये भी पॉलिटिकल एजेंडा पे। तो हम लोग पॉलिटिकल पे बात नहीं कर रहे हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको हमने लिया है। इसके अलावा एक और था जो हम इस पे लेते, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। बना तो लिए थे, हैंड रिटन नोट्स कॉपी में है, लेकिन इसमें नहीं लिए क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो हम लोग इसी पे बात करते हैं। देखिए इस पे अभी आपको पता होगा कि हमारा 3 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में है। एक तो कोविड-19 है, मंकी पॉक्स है और पोलियो है। ये 3 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दिसंबर 21 में एक डिसीजन लिया है, द वर्ल्ड टुगेदर। और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 2nd सेशन है। जब से ये स्टार्ट हुआ ये दूसरा ही सेशन है। और ये वर्ल्ड टुगेदर में से एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन बॉडी का, INB का। यही INB एक ड्राफ्ट करेगा, निगोशिएशन ड्राफ्ट तैयार करेगा, ठीक है ना, पैंडेमिक ट्रीटी का, है ना। ये पैंडेमिक वही जो न्यू ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का कैसा होना चाहिए वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। और ड्राफ्ट तैयार कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, INB कर रहा है। और ये जो तैयार होगा वो आर्टिकल 19 ऑफ WHO को संदर्भ में रख के ही आप तैयार करोगे। तो ये अभी का जो न्यूज़ है वो इसी पे है, ठीक है। अभी क्या ऐसा कुछ है जो मतलब जो पैंडेमिक पे कोई काम कर रहा है? तो हाँ, अभी है एक हमारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है अभी काम कर रहा है। ऐसा ही हमारा और भी 1-2 है। ये जो एक ही जगह मेंशन था, तो इसको हम लोग नहीं ज़्यादा लेंगे डिटेल में। जो इस आर्टिकल में है सिर्फ यही बात है, ये दूसरे आर्टिकल में था, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नाम ध्यान रखना कि ये कौन कौन और अदर जो फ्रेमवर्क है पेंडेमिक के लिए। तो ये 3 फ्रेमवर्क है। जो मेजर बात करेंगे हम लोग IHR पे करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में इसी पे बात हो रही है। तो इसमें इशू क्या है? तो इसमें इशू है, ये है पहले, ये 5 आएगा, ये 5th है। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो 5 जो इशू है वो देख लीजिए इसमें कि इसके पास पावर कम था, लिटिल पावर टू इंश्योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर नहीं करा पाता था गवर्नमेंट को कि जो कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है जब हेल्थ इमरजेंसी आता है, तो है ना। तो ये IHR जो है उसके पास उतना पावर नहीं है कि गवर्नमेंट अदर जो सारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले। पहला तो ये पावर का कमी। दूसरा, ये ज़्यादा फोकस है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन पे, ट्रांसमिशन वाले पे ये काम कम करता है, ठीक है। तीसरा, ये नेशनल लेवल पे कैपेसिटी इसका है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे कम है इसका, ठीक है। इट एड्रेस कैपेसिटी एट नेशनल लेवल विच डज नॉट इम्प्रूव ग्लोबल ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन। चौथा है नो इन्फोर्समेंट, देयर इज़ नो इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ट्रीटीज़, उस ट्रीटीज़ का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, स्टेट रिस्पॉन्ड नहीं करता है IHR को। तो ये मेजर इशू था IHR में, इसीलिए हम लोग नया ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी पे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कि क्या हम लोग को लेना चाहिए इस ट्रीटी में, अगर है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नया ट्रीटी बने तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें एक तरह से एक तो आपको इंश्योर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ पैंडेमिक, पहला। इंश्योर यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ टू मेडिकल सोल्यूशन, जैसे जितना भी या तो मेडिसिन हो, डोज हो या इक्विपमेंट हो, उसके बारे में मेडिकल सोल्यूशन मतलब वो लिए। 1 हेल्थ अप्रोच, ह्यूमन हो, एनिमल हो और प्लैनेट हो, तो ये 1 हेल्थ अप्रोच अपनाना पड़ेगा। बेटर सर्वेलेंस, पैंडेमिक का सर्वेलेंस सही तरीक़ा से होना चाहिए कि रिस्क ना हो। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि तुरंत हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके जो इन्फॉर्मेशन है शेयर किया जा सकता है सारे पर्सन को जागरूक करने में, उसको एजुकेशन देने में, अवेयर जनरेशन करने में। उसके बाद जो WHO में कुछ रिफॉर्म लाना होगा जो ज़रूरी है, जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोल, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। यही डिसाइड करता है कि कब किसी को चीज़ को इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा आप देखे होगे पैंडेमिक में लेट ये रिएक्ट करता है, तो इसको और थोड़ा सा इन्हांस कर अभी के संदर्भ में कैसे काम करना चाहिए, उसको अभी के संदर्भ में कैसे इसको यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम किसी सोल्यूशन पे पहुँचे, ना कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड लें कोई एक डिसीजन पे पहुँचने पे, ठीक है ना। उसके बाद इंश्योरेंस मैकेनिज़्म भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई अगर कोई डेथ करता है तो उसको इंश्योर भी तो कराना होगा ना, तो वो उस सेंस में बात कर रहा है। तो इंश्योरेंस मैकेनिज़्म को आप ले सकते हो। इसमें एक US सपोर्टेड हेल्थ सिक्योरिटी फाइनेंस इंटरमीडिएरी फंड, ये US का बात कर रहा है कि ऐसा हम लोग
वर्ल्ड बैंक में डाल के और वहाँ पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि सारे कंट्री कुछ कुछ पैसा देते रहे हमेशा, जब पेंडेमिक आए तो यही फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये जो ट्रीटी के बारे में है, जो उससे ज़्यादा दिया हुआ है, 3-4 अलग जगह से पढ़ कर ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का जो 2-3 दिन का है। इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिए, ज़्यादा ऐसे आप एश्योर रहिए कि ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है, आपका कोई भी चीज़ नहीं छूटा, जो इम्पोर्टेंट है वो लिया गया है इसमें। ठीक है, आपके पेशेंस के लिए बहुत ही धन्यवाद। और हम लोग बस 500 सब्सक्राइबर के जस्ट नज़दीक हैं, उसके लिए भी आप हमारे सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए इसको और बढ़ाइए। अगर 5 थोड़ा और बढ़ता है तो हम लोग फिर मोड ऑफ जो डिलीवरी है वो चेंज करेंगे हम लोग। जो टॉपिक में है वो, तो मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि हो सकता है हम लोग फेस टू फेस आए आने वाले टाइम में। तो जल्दी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।